प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम कौन सा पढ़ेंगे, दैट इज़ लेक्चर मेथड कर चुके थे, देन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो चुका है, प्रोजेक्ट मेथड कर चुके हैं। नेक्स्टली प्रोजेक्ट मेथड के बाद स्टार्ट होता है हमारा टीम टीचिंग। ठीक है, टीम टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव टीचिंग प्रोसेस। टीम टीचिंग और इसको हम बोल सकते हैं ना ग्रुप टीचिंग और टीम टीचिंग। टीम मीन्स एक ग्रुप जैसा, या फिर 4 से 5 पर्सन यहाँ पे रहेंगे। एंड ऑलवेज टीम टीचिंग जब होता है ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 to 5 पर्सन और एटलीस्ट 5 to 6 पर्सन रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा यहाँ पे कोई भी। सो क्लासरूम टीचिंग में ऑलवेज क्या होता है ना, आज के जो क्लासरूम टीचिंग है दैट इज़ अ वर्चुअल क्लासरूम टीचिंग इन द ऑनलाइन सिस्टम और थ्रू स्मार्ट बोर्ड सिस्टम। जब ये नीड होता है तो एक टीचर इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, सो वी नीड मल्टीपल पर्सन, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ टीम टीचिंग। मल्टीपल पर्सन्स एट ए टाइम एक साथ मिलजुल के जब काम करते हैं, एक टीचिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम टीम टीचिंग बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या है, सपोज मैं और आप, ठीक है, यहाँ पे 3-4 पर्सन हम लोग क्या करें, ग्रुप्ड हो गए एंड एक कोचिंग सेंटर और एक इंस्टीट्यूशन ओपन किया है एंड इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। सपोज यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड सिस्टम है या फिर वर्चुअल क्लासरूम्स हो रहे हैं। सो क्या मैं ईच सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ, तो ये पॉसिबल होगा एक टीचर के लिए? नहीं। सो टीम टीचिंग का पता चला इन्फॉर्मेशन, दैट इज अ टीम टीचिंग इज ए मेथड। ये वन काइंड ऑफ प्रोसेस है या फिर मेथड है, मेथड ऑफ कोऑर्डिनेटेड क्लासरूम टीचिंग इन्वॉल्विंग ए टीम ऑफ टीचर्स। यहाँ पे ना ग्रुप में या फिर टीम ऑफ टीचर मीन एक टीम पे हम काम करेंगे, 4 या 5 टीचर्स एट ए टाइम वर्क करें ग्रुप वाइज कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए। दैट इज, ये मेरा ए ग्रुप है और ए सेक्शन है, इनको पढ़ाने के लिए एक टीचर जब वर्क करा, बी सेक्शन को पढ़ाने के लिए और एक ग्रुप और एक और एक टीचर काम करेंगे, वैसे सी सेक्शन के लिए और एक टीचर। अभी क्या होगा, ऑल्टरनेट फिर से करेंगे, चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। इससे क्या होगा कि एट ए टाइम आप कुछ टाइम भी सेव करो एंड बहुत सारे बच्चों को एट ए टाइम आप पढ़ा सकते हो, इन्फॉर्मेशन फटाफट शेयर होता है। एंड हम जब ना चेंजेस लाते हैं, दैट मीन्स मल्टीपल टीचर्स जब रहते हैं एंड वो जब इन्फॉर्मेशंस देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा भी फील होता है कि एक ही टीचर बार बार नहीं आ रहा है, यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, ऑल्टरेशन हो रहा है। तो ऑल्टरेशन में बहुत ही अच्छा लगता है कि ये टीचर ये इन्फॉर्मेशन दिया इस सब्जेक्ट में, वो टीचर इस सब्जेक्ट पे दिया, वो टीचर इस पे दिया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं एट ए टाइम पे। तो ये पॉइंट के लिए ये हेल्प हो जाता है। तो सिंगल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, जैसे कि 100 और 200 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपको 4-5 टीचर असाइन किया गया। अब ये 4-5 टीचर एक टीम वर्क करेंगे एंड पहले तो ये स्टूडेंट्स को ग्रुप वाइज डिवाइड कर देंगे एंड आफ्टर दैट क्लासेस लेंगे। इससे बेनिफिटेड होंगे बच्चे भी एंड टीचर्स को भी बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा पढ़ाने के लिए। नेक्स्टली देखो, टाइप्स ऑफ टीचिंग टाइप्स ऑफ टीम टीचिंग भी बहुत है, वेराइटीज ऑफ टीम टीचिंग होता है। देखो कैसा होता है, ये टीम ऑफ टीचर्स फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट कॉलेज में होता है, स्कूल्स में भी होता है कि मैथ्स सब्जेक्ट्स के लिए 3 टीचर्स हैं और इन स्कूल और कॉलेजेस में भी 3 टीचर्स और 4 टीचर्स होते हैं जो कि पार्टीशन वाइज पढ़ाते हैं। एक ही टॉपिक को एक टीचर पढ़ाएगा, दूसरे टॉपिक को दूसरा टीचर पढ़ाएगा, ऐसे करके पार्टीशन होता है यूनिट वाइज या फिर चैप्टर वाइज डिविजन्स होते हैं एंड बच्चे को वो पढ़ाया जाता है। सपोज जैसे कि मैथ्स ऑनर के हैं, मैथ्स ऑनर्स के हो गए, तो वहाँ पे क्या हो गया कि आज के डे पे इन today's generation we need some specific environment for our teaching process। तो specific environment जो होता है जो टॉपिक बेस्ड होता है। सो टॉपिक बेस्ड होने से सपोज एक टीचर ने ये टॉपिक पढ़ा दिया, तो कुछ टाइम के बाद विद इन 5 मिनट्स ऑफ गैप उसके बाद और एक टीचर आया, वो और एक टॉपिक को पढ़ाया, उसके बाद और एक टीचर आया और एक टॉपिक को पढ़ाया। तो ऐसे करके हमारा टीम टीचिंग यहाँ पर स्कूल्स में या कॉलेजेस में होते हैं। अभी देखो नंबर 2 में क्या मेंशन है, दैट इज टीम ऑफ टीचर्स फ्रॉम इंटर डिपार्टमेंट बट फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन। सेम कोचिंग सेंटर या स्कूल्स के हैं बट इंटर डिपार्टमेंट है। इंटर मीन्स क्या हो जाएगा, इंट्रा नहीं है, सेम
नहीं होगा, सेम इंस्टीट्यूशन बट नॉट सेम डिपार्टमेंट। अभी इंटर मीन्स हो गया नॉट सेम डिपार्टमेंट, नॉट सेम डिपार्टमेंट, बट एट अ टाइम हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ काम करेंगे, टीम टीम बन के काम कर रहे हैं। एंड लास्ट वन, ये टीम ऑफ टीचर फ्रॉम इंटर इंस्टीट्यूशन, कहाँ देखने को मिलेगा इंटर इंस्टीट्यूशन? इंटर इंस्टीट्यूशन से टीचर्स आके पढ़ाते हैं, कहाँ पे पढ़ाते हैं, कहाँ पे होगा बताओ, एनी वन प्लीज। कोचिंग सेंटर, कॉलेजेस में, अभी का जो कॉलेजेस में होता है ना कि फैकल्टीज जो रहते हैं वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं, या फिर ऐसे ही एक जगह पे हम गेस्ट फैकल्टीज जिनको मेंशन करते हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स हैं बट आके कहीं पे प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में भी कुछ टाइम के लिए पढ़ाते हैं। तो इस पॉइंट पे आपको समझ आएगा कि इंटर इंस्टीट्यूशन, नॉट इंटर डिपार्टमेंट, दिस इज इंटर इंस्टीट्यूशन। दैट मीन्स यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है अलग अलग है, बट कुछ स्पेसिफिक रीजन से एक जगह पे आके वो लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हो गया इंटर इंस्टीट्यूशन। इंटर डिपार्टमेंट दैट इज सेम इंस्टीट्यूशन के हैं बट अलग अलग टीचर्स से एट अ टाइम मिलके पढ़ाते हैं। ये भी कोचिंग सेंटर में हो सकता है, नॉर्मल स्कूल्स में भी हो सकता है। सेम डिपार्टमेंट के टीचर्स ये पर्टिकुलरली एक कॉलेजेस में या स्कूल्स में हो सकता है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज रहता है, टॉपिक वाइज यहाँ पे मेंशन करते हैं हम लोग कि टॉपिक और कंसेप्ट वाइज यहाँ पे मेंशन होगा। नेक्स्टली देखो, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम टीचिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, मतलब दैट मीन्स बेनिफिट्स, वन काइंड ऑफ बेनिफिट्स बोल सकते हैं कि क्या कौन सा उद्देश्य है, दैट मीन्स कौन सा लक्ष्य है, ये उद्देश्य है कि टीम टीचिंग के थ्रू वो फुलफिल होगा। सो हम इसको एम्स बोल सकते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीम टीचिंग। सो टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ टीचर अंडर द टीम टीचिंग, हम क्या कर सकते हैं, जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं उसको पहले चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, आफ्टर दैट उनको एक टीम में रख सकते हैं। टीम टीचिंग के लिए एक ग्रुप में रखा गया एंड वो ग्रुप अभी कुछ बच्चों को पढ़ाएगा जो कि एक्सेलेंसी के पॉइंट पे ले जाएंगे बच्चों को। दैट इज जैसे होता है कोटा के टीचर्स आप लोग देख चुके हो, आईआईटीज में जो रहता है, एनआईटीज आईआईटीज में, आईआईटी कानपुर खड़गपुर जो भी है वहाँ पे भी ये मेंशन होता है कि दूसरे दूसरे जगह से जहाँ पे ऑक्सफोर्ड्स के हैं, ऑक्सफोर्ड टीचर्स भी हैं, ऑक्सफोर्ड रिटर्न्स एंड कुछ दिल्ली रिटर्न्स हैं, कुछ कुछ अच्छे अच्छे जगह से जो रिसर्च वर्क में थे, प्रोफेसर्स थे, तो वैसे टीचर्स आके भी यहाँ पे एक टीम बना के वर्क कर सकते हैं एंड पढ़ा सकते हैं। वैसे ही बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में भी होता है, जहाँ पे आकाश हो गया या फिर बायजूस हो गए, वेदांतुस हो गया, ये सारे भी हैं जो कि वर्चुअल सिस्टम में अभी बहुत ही हाईएस्ट प्लेस में है, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स हैं डिफरेंट जोन्स हैं एंड बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स हैं, ठीक है। टू मेक द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, सो हम क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग, नॉट ए जनरल टाइप ऑफ टीचिंग। हम यहाँ पे जनरल टीचिंग नहीं देना चाहते, हम प्रॉपर वे में थोड़ा सा एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं, बच्चों को एक चीज़ पे हायर ग्रोथ पे ले जाना चाहते हैं। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग हम यहाँ पे करेंगे एंड इट इन्वॉल्व्स टू और मोर एक्सपर्ट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट टू टीच द सेम ग्रुप साइमल्टेनियसली, जो कि नॉर्मली होता है आपका ना क्लासरूम्स में। क्या करते हो क्लासरूम्स में, जब कोचिंग सेंटर्स और खुद का क्लासरूम होता है या खुद का इंस्टीट्यूशन होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं पता है, मतलब 2 या 3 टीचर्स को सेम सब्जेक्ट का ही रखते हैं जो कि साइमल्टेनियसली एक ही साथ ही पढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने हाफ एन आवर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया, उसी सब्जेक्ट का कुछ पोर्शन को और एक टीचर आके हाफ एन आवर पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होगा, साइमल्टेनियस वे में डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेम टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं एंड इससे बच्चों को जो भी पॉइंट स्किप हो रहा था, एक टीचर सपोज पढ़ा रहा है उसमें कुछ पॉइंट स्किप हो जा रहे, तो वो पॉइंट्स को दूसरा टीचर आके बता देगा, तो पूरा एग्जैक्टली 100% आपको मिल जाएंगे, 100% जो भी हम लोग मेंशन करते हैं इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स 2 or more expert of the subject to teach the same group simultaneously to develop the feeling of cooperation और ग्रुप वर्क इन द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा,
कोऑपरेशन वाला फीलिंग आना चाहिए, दैट इज मैं आपको कोऑपरेट करूँगा, आप मुझे कोऑपरेट करेंगे। ऑलवेज वन साइडेड कोऑपरेशन हुआ तो इशू क्रिएट होगा कि मैं आपको बस पढ़ाऊँ एंड आप जो टीचर हैं आप मुझे हेल्प ना करो या मुझे ना पढ़ाओ। सो प्रॉपरली हम दोनों मिलके यहाँ पे वर्क करें, एक ग्रुप को पढ़ाते हैं। बट आप पढ़ाते हो, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, या मैं पढ़ाती हूँ, आप प्रॉपरली नहीं पढ़ रहे हो, या नहीं पढ़ाते हो, तो यहाँ पर कोऑपरेशन नहीं होगा। हमें कोऑपरेशन करना है, कोऑपरेटिव होना चाहिए, और ग्रुप वर्क इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन टू हेल्प द स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, to help the student to satisfy the needs and difficulties relating to the special content। so अभी क्या है ना, हम स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट पे बच्चों को हम हेल्प करना चाहते हैं। कौन से पॉइंट पे हेल्प करेंगे? सपोज बच्चों का नीड्स है कि उनको कुछ पॉइंट्स पे सेटिस्फाई करना है, कुछ नीड्स हैं फुलफिल करना है। सपोज एक सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, बट बच्चा बहुत ही वीक है उस सब्जेक्ट में। अभी क्या कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप वीक होंगे हम उस पर बार बार काम कर सकते हैं, उसको और भी ज़्यादा इजी कर सकते हैं, बार बार बोल के बार बार उसके ऑब्जेक्टिव्स को, एम्स को फुलफिल करने को ट्राई करेंगे, सो दैट बच्चों का इंटरेस्ट आएगा। देखो, टू हेल्प द स्टूडेंट टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड डिफिकल्टीज रिलेटेड टू द स्पेशल कंटेंट, जो कंटेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है उसी कंटेंट के ऊपर वर्क करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, टू डेवलप द सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, जब हम कोचिंग सेंटर में होते हैं और जस्ट लाइक टीम वर्क करते हैं, सो टीम वर्क में क्या होता है ना, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना है आपके वर्क के लिए, उतना ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे वर्क के लिए, बिकॉज हमारा जो गोल है वो एक ही है। हम एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एक गोल के लिए हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट गोल के लिए हम वर्क नहीं कर रहे। सो पर्टिकुलरली एक ही गोल के लिए जब हम वर्क करते हैं, पर्टिकुलर एक ही वर्क के लिए जब हम वर्क करते हैं, सो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग टाइप का हो जाता है कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी हाफ हो गया, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हाफ हो गया। आप कुछ पोर्शन में शेयर करेंगे कुछ पॉइंट्स को, एंड मैं कुछ पॉइंट्स को शेयर करूंगी, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा शेयर हो गया। ओके, जैसे कि सेंस ऑफ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन टीचिंग प्रोसेस, सेंस ऑफ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड आउटकम्स आल्सो। मूल्यांकन कर रहे हो, हाँ प्ली मैंने आपको हेल्प कर दिया, मूल्यांकन कर दिया, आपने हेल्प कर दिया, तो आउटकम्स क्या होगा? दोनों का यहाँ पे जो भी एफर्ट्स है दोनों का होगा, यहाँ पे शेयर्ड हो जाएगा, इतना ही मेंशन किया गया। लास्टली, टू मिनिमाइज द स्कोप ऑफ टीचिंग रॉन्ग थिंग्स टू द स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे ना मिनिमाइज करें, क्या देखो, सपोज होता है ना, जैसे हम भी पढ़ाते थे कोचिंग सेंटर्स में, या फिर हम लोग कॉलेजेस में भी थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है कॉलेज में। आप लोग जानते हो, ऑलमोस्ट आप में से बहुत लोग कॉलेज में होंगे, स्कूल्स में होंगे, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है। सपोज आप लोग 2-3 टीचर हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए, तो आपको ग्रुप वाइज, सेक्शन वाइज कुछ मेंशन किया गया। सपोज एक दिन क्या हुआ कि एक ग्रुप के जो टीचर हैं, क्लास टीचर है, वो आज अवेलेबल नहीं है, आपको बोला गया आप तो इस ग्रुप को संभालते हो, तो इस ग्रुप को भी संभाल दो, पढ़ा दो। ठीक है, आप अभी गए एंड आपने एक कंसेप्ट को चूज किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, उसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन बोला, तो बच्चों ने वहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया कि नहीं, मेरे मैम ने, हमारे मैम ने तो ये बोला कि ये चीज़ ऐसा होगा। तो आप वहाँ पे क्या कैरी किए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया, अभी जो मैडम ने पहले, या जो भी आपके जो टीम वर्कर के लिए, जो टीम टीचिंग के लिए जो मेंबर्स थे और एक टीचर थे, वो उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया थोड़ा बहुत वैरी कर रहा है एंड इन्फॉर्मेशन मे बी रॉन्ग है, तो उस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। इफ आपका भी वो चीज सिचुएशन हो सकता है, समटाइम्स हम ह्यूमंस हैं तो हमसे भी रॉन्ग हो सकता है, तो उस पॉइंट पे वो हेल्प कर देगा एंड कुछ पॉइंट्स पे आप हेल्प कर देंगे। रेक्टिफिकेशन ऐसे चलते रहता है, इससे ही हमारा क्या होता है, टीचिंग और भी स्ट्रांग होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज एडवांटेज आ गया, एडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग। सो एडवांटेज ऑलरेडी तो आपको पता चल गया कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। सो उसके अकॉर्डिंग देख लो, यूटिलाइजेस द कॉम्पिटेंसेस ऑफ द टीचर। अभी देखो आप कौन से जोन में बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ठीक है, आप जैसे सब्जेक्ट वाइज आपका एक जोन होगा, दैट इज मैं बायोलॉजी में बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है, अभी बायोलॉजी में भी स्ट्रांग हूँ, बीटेक के बीटेक बोल रही हूँ, बीएड के सब्जेक्ट्स में भी अभी थोड़ा बहुत स्ट्रांग। अभी कोई पर्सन आके मुझे बोला कि तुम मैथ्स पढ़ो, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, बिकॉज मेरा ये जोन ही नहीं है।
ठीक है। अभी मुझे बायोलॉजी में भी अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सपोज मुझे किसी ने बोल दिया कि तुम बॉटनी का ये पोर्शन पढ़ाओ, बिकॉज मैं जूलॉजी स्टूडेंट हूँ तो मैं बॉटनी क्लियर नहीं कर पाऊंगी उतना ज़्यादा। हाँ, मे भी हो सकता है 60-70% कर लूँ, 30% तो नहीं कर पाई, लैकिंग वहाँ पे रह गया। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कोई अदर टीचर चाहिए, ठीक है। तो समटाइम्स हमें अपने जोन को अच्छे से स्ट्रांगली क्लियर करना चाहिए, सो दैट क्या होगा कि हम अपने ऑल कॉम्पिटेंसेस से उस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं एंड बच्चों को ऑल पॉसिबिलिटीज में हेल्प कर रहे हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज में बच्चों को हेल्प कर रहे हैं कि बच्चों का कोई भी इश्यूज ना हो। क्रिएट्स सॉरी क्रिएट्स लर्निंग एनवायरनमेंट, दैट इज ये भी शेयरिंग है, वन टाइप ऑफ ये भी शेयरिंग है, मतलब हाफली आप मुझे हेल्प कर रहे हो एंड हाफली मैं आपको हेल्प कर रही हूँ इंफॉर्मेशन शेयरिंग में। ओके, तो इसमें क्या होगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। क्रिएट्स लर्निंग एनवायरनमेंट, दोनों मिलके यहाँ पे हम लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे बच्चों को बेनिफिट्स मिल सके। नेक्स्टली अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्री डिस्कशन, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, हम जब आप अवेलेबल नहीं है तो हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे, वैसे मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप भी जब बच्चों को पढ़ा रहे हो तो डिस्कशन करोगे। तो ये डिस्कशन जो अपॉर्चुनिटी है ये ऑलवेज हेल्प करता है बच्चों को बहुत ज़्यादा, कि कौन से पॉइंट पे वो रॉन्ग है या फिर कौन सा इंफॉर्मेशन उन्होंने रॉन्ग कैरी किया। देन नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ द सोशल रिलेशनशिप, मिलजुल के पढ़ रहे हैं तो बच्चों को भी ये फील आएगा कि टीचर्स भी मिलजुल के वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ से हम लर्न करेंगे, हम भी मिलजुल के काम करेंगे, तो दैट इज अ सोशल रिलेशनशिप, बिल्डअप करेगा सोशल रिलेशनशिप। देन फिफ्थ पॉइंट, अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स टू डेवलप प्रोफेशनल स्टेटस। सो अभी आपको भी क्या हेल्प मिल रहा है कि एक दूसरे को हम रेक्टिफिकेशन करते रहते हैं, तो हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिला किसके लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल स्टेटस वाइज हम यहाँ पे ग्रो करेंगे। देन नेक्स्टली, लर्नर्स आर बेनिफिटेड बाय द स्पेशल नॉलेज बाय वेरियस टीचर्स। मैंने ये पॉइंट बता दिया, वेरियस टीचर्स से आपको नॉलेज मिल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे लर्निंग करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। इट कंसिडर्स द नीड एंड डिफिकल्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सारे बच्चों के नीड एंड डिफिकल्टीज के अकॉर्डिंग वर्क करता है, दैट मीन्स सारे पॉइंट्स को क्लियर करता है। नेक्स्ट, इट्स एन इकोनॉमिकल टीचिंग डिवाइस, इकोनॉमिकल टीचिंग डिवाइस, बिकॉज इकोनॉमी मीन्स क्या होता है, जहाँ पे आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, तो ये प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल टीचिंग डिवाइसेस है, प्रॉफिटेबल टीचिंग डिवाइसेस हैं। हम यहाँ पे एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, प्लस एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं नॉलेज को शेयरिंग करने में, रेक्टिफिकेशन में, प्लस यही सारा चीज़ हम बच्चों के लिए भी करते हैं, तो यहाँ पे सबको हेल्प मिल रहा है। देन नेक्स्ट, इट यूटिलाइजेस द टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट। इक्विपमेंट देखो यहाँ पे ना सेपरेट हो गया, इक्विपमेंट्स गैप एक मेंशन हो गया, इक्विपमेंट्स ऑफ द टीचिंग इन एन एप्रोप्रिएट मैनर एंड ब्रिंग एक्सेलेंस इन टीचिंग। आप जितना मिलजुल के काम करेंगे उतना आपको पता चलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। अभी मैं देखो यहाँ पे ओनली सिंगल टाइप ऑफ मेथड्स यूज़ करती हूँ, कभी क्वेश्चनिंग टाइप यूज़ कर लेती हूँ, कभी लेक्चरिंग टाइप यूज़ करती हूँ, कभी डेमोन्स्ट्रेट में यहाँ पे कर नहीं सकते, बिकॉज प्रैक्टिकल वर्क हम क्या करें। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस होगा तो प्रैक्टिकली हम हेल्प कर सकते हैं, बट अदर कुछ में हम हेल्प नहीं कर सकते, तो इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि हमारा एक लैकिंग रह गया इसमें। जो लोग ऑफलाइन करते हैं वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे, इनकाउंटरिंग करेंगे, तो वो हेल्पफुल होता है। तो इसमें थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज भी आ जाता है कि वर्चुअल अगर हुआ तो, अगर नॉर्मल क्लासरूम हुआ तो ये बहुत बेनिफिटेड है। अभी देखो, एक्सेलेंस तो बढ़ा दिया टीचिंग में, देन डिसएडवांटेज देखते हैं। समटाइम्स क्या होता है ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर्स ऑलवेज नीड और दे सीक कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, मैं आपको नीड करती हूँ कि आप मुझे कोऑपरेट करोगे एंड वैसे ही आप ही नीड करते हो कि मैं आपको कोऑपरेट करूँगी, बट समटाइम्स क्या होता है ना, इगोइस्टिक बिहेवियर आ जाता है एंड वी कैन नॉट थिंक अबाउट आवर सेल्फ और वी कैन नॉट थिंक अबाउट स्टूडेंट्स, ओनली थिंक अबाउट ओन सेल्फ। हमारे खुद के लिए सोचना स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसे ग्रो करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। जब ऐसा आ जाता है कि मैं का बात आता है कि मैं क्या करूंगी, मेरा सेल्फ बोलना स्टार्ट करता है, तो हम यहाँ पे कोऑपरेशन लैक करते हैं। तो यहाँ पे कोऑपरेशन कभी कभी ब्रेक होता है या लैकिंग होता है। देन ये फिजिबल इन प्रैक्टिस टू असाइन पावर, किसको आप देते हो पावर,
अभी क्या होता है ना, जब टीम टीचिंग होता है तो एक लीडर तो होना ही पड़ेगा जो कंट्रोल करे एवरी एक्टिविटीज को। मे बी कुछ मंथ्स के लिए मैं लीडर हूँ, कुछ मंथ्स के लिए आप लीडर हो, बट यहाँ पे मानना भी तो पड़ेगा। तो समटाइम्स क्या होता है ना, हम जब वीक पर्सन को लीडरशिप कैरेक्टर दे देते हैं, मे बी वो और भी ज़्यादा डर जाता है या टेंशन में आ जाता है एंड उस वर्क को प्रॉपरली नहीं करता। No mutual regard and respect among teachers. Every teacher consider himself as an expert of the subject. एवरी टीचर्स कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते सब्जेक्ट का। मैं भी बोलती हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट को जितना हो पाता, मैं ऑलवेज मेंशन करती हूँ कि मुझसे जितना पॉसिबल होगा ऑल पॉसिबिलिटीज से मैं हेल्प करूँगी। आई एम नॉट एक्सपर्ट टीचर, मैं कोई एक्सपर्ट टीचर नहीं हूँ, मैं आपको ओनली हेल्प कर सकती हूँ, इतना ही मेंशन है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है ना, समटाइम रेस्पेक्ट और एक दूसरे के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम लैकिंग करते हैं एंड हमें जो एक्सपर्ट हम खुद को ही मान लेते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आता है कि वी आर नॉट एक्सपर्ट टीचर्स। हम एक्सपर्ट टीचर्स यहाँ पे है नहीं, हम नॉर्मली यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर्स हैं एंड एक्सपर्टाइज होने के लिए यहाँ पे हम हेल्प करें, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, बस इतना ही है ये पॉइंट। देन जनरली दे आर ऑफ द ओपिनियन इन वेस्टर्न कंट्रीज, नॉट हेयर इन द पाकिस्तान और इंडिया। तो दो कंट्रीज मेंशन है जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स नहीं होता है, ये सारे पॉइंट्स नहीं होता, दैट इज पाकिस्तान एंड इंडिया में टीम टीचिंग बहुत ही रेयर होता है। टीम टीचिंग के लिए ये लोग नहीं है, टीम टीचिंग कर नहीं पाते इंडिया के लोग। यहाँ पे कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते तो कुछ टीचर्स बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक एंड सेल्फ के लिए थिंक करते हैं। ऑलवेज उनके माइंड पे फैमिली इशू, कभी कभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड है और इरिटेबल है तो वो थिंक करते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ आ जाती है इंडिया के लोगों में या पाकिस्तान के लोगों में। तो ये पॉइंट्स मेंशन है, दो कंट्रीज को मेंशन किया गया। बाहर की कंट्रीज में टीचर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, दे डोंट थिंक अबाउट देयर सेल्फ, वो खुद के बारे में नहीं सोचते, ऑलवेज थिंक ग्रुप और टीम। वो थिंक जब करते हैं ग्रुप के लिए और टीम के लिए और इंस्टीट्यूशन, कंप्लीट इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ये पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर है इतना? हियर we mentioned the 2 points. Okay, here we mentioned the 2 points, that is the inductive and the deductive one. So there are two general approaches or procedure in the problem solving. ये दोनों को क्यों यूज किया जाता है पता है? ये इसके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ओटेट सीटेट में। जब मैंने एग्जाम्स दिया था तब भी आया था, ईवीएस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ईवीएस के बच्चों को पढ़ाना है, तो ईवीएस तो स्टैंडर्ड वाइज रहता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ईवीएस बचपन से है, सारे बच्चों का सोशल स्टडीज और ईवीएस रहता है। सो ईवीएस जब पढ़ा रहे हो तो कौन से मेथड्स को यूज कर रहे हो, कौन से अप्रोच और प्रोसीजर को यूज कर रहे हो, तो उसके लिए स्पेशली ये दो चीज़ों को यूज किया जाता है, दैट इज द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव वन। देर आर टू जनरल अप्रोचेस और प्रोसीजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसलिए मैंने सिंपली मेंशन कर दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही स्पेशली यूज होगा। तो फर्स्ट वन इज द इंडक्टिव, इंडक्टिव मेंशन है, डिडक्टिव। अगर वर्ड्स को समझ लो ना तो आधा से ज्यादा पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे और कुछ नहीं चाहिए। एक है आगमनात्मक और एक है निगमनात्मक। ठीक है, आगमनात्मक, निगमनात्मक, थोड़ा हिंदी में फंबल होता है बट इट्स ओके कि हम क्लियर कर लेंगे उसको। आगमनात्मक, जब हम आगमन करते हैं दैट मीन्स इन। निगमनात्मक, एग्जिट, एग्जिट होगा मीन्स देखो एक रूम में 100 लोग हैं, 100 लोग से धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं कुछ कुछ लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 से माइनस होंगे ना, दैट इज द सब्सट्रैक्शन पॉइंट। एडिशन तो नहीं हो रहा कि इन कर रहे हैं और भी लोग तो इन होंगे मीन्स एडिशन होंगे, एडेड अप होंगे, नहीं हुआ, यहाँ पे तो डिडक्टेड हो गया। तो डिडक्शन हो रहा है मीन्स ये हो गया आपका डिडक्टिव मेथड। अगर इंडक्टिव हुआ दैट मीन्स इनको आ रहा है तो इंडक्टिव। तो यहाँ पे नॉलेज वाइज भी हम अंदर जाएंगे, कोई पॉइंट को क्लियर करेंगे, तो ये हो गया इन इंडक्टिव। और आगमनात्मक, आप एंट्री कर रहे हो, आगमन कर रहे हो, ठीक है। निगमनात्मक, हम निकल रहे हैं, कहीं से रिलीज आउट हो रहे हैं, निकल जा रहे हैं, निगमनात्मक। सो डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। पहले वर्ड्स को समझो, उसके ऊपर ना जितने पॉइंट्स खुद से लिखना है लिख लेना। ओनली इतना समझ लेना जनरल टू स्पेसिफिक कौन सा है या स्पेसिफिक टू जनरल कौन सा है। दैट मीन्स दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है पता है? एक में है, आपको मैं एग्जाम्पल्स बता दूंगी, एग्जाम्पल्स के बाद आप उसको प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, देन आप एक प्रिंसिपल्स तक पहुंचोगे, लॉ तक पहुंचोगे या प्रूफ करोगे।
और एक चीज में मैं आपको प्रूफ बता दूंगी, पहले ही आपको प्रिंसिपल बता दी, पूरा प्रूफ बता दी, एंड आप वहां से कंक्लूजन तक पहुंचोगे। तो एक में आपने कंक्लूजन तक पहुंचा, एंड एक में आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रिंसिपल्स तक पहुंच रहे हो। तो इसमें आपका पॉइंट्स अलग हो रहा है, एक में आपका जनरल टू स्पेसिफिक है और एक में आपका स्पेसिफिक टू जनरल है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्टली पहले समझाती हूँ, उसके बाद मैं कंपैरिजन दिखा दूंगी। कंपैरिजन समझ लो तो बेस्ट है, इंफॉर्मेशन अंदर में जो भी मैंने लिखा है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश के लिए स्पेशली है, बिकॉज इंग्लिश में स्पेशली ये आता है। फिजिकल साइंस एंड दूसरे साइंसेस में भी आता है, बट उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट लाइक अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक अप्रोच, ये सारे हैं, इंग्लिश में नहीं है। तो इसलिए इंग्लिश में ये आने का ज़्यादा चांसेस है, एंड हिंदी में भी, हिंदी पेडागोजी बच्चों का भी। ठीक है, ये दो बच्चे थोड़ा सा स्पेशली इसको चेक करो, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव को। दूसरे बुक में या दूसरे सब्जेक्ट में है, बट उसके साथ बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें रेयर आएगा। ठीक है, बाकी सीटेट के लिए ये कंपलसरी क्वेश्चन है, उसमें हर साल, एवरी ईयर, एवरी टाइम ये एक या दो क्वेश्चंस आता है फ्रॉम दिस इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड और अप्रोचेस। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टिव मेथड को जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज मेंशन है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे 1 और 2 जो मेंशन है, ये जब हेडिंग मेंशन होता है ना, एट ए टाइम थोड़ा सा मेंशन किया गया, तो आप हेडिंग पहले मेंशन करेंगे जो कि बोल्ड पूरा लिखा गया है, या फिर कैपिटल में मेंशन है, दैट इज़ द, यहाँ पे जो भी कैपिटल में है वो हेडिंग पॉइंट्स है। इंडक्टिव मेथड, सो हम इन में जाने वाले हैं, सब याद कर लो कि इन में आओगे। तो इन में आएंगे तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हमें सीटेट के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो हिंदी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे, इंडक्टिव, इंडक्टिव को मैंने क्या बोला, आगमनात्मक। तो आगमनात्मक पॉइंट से अभी देखना, आगमन करना है, एंट्री करना है। इट इज अ मेथड और डेवलपमेंट, सिंपल सा लाइन बोला गया, इट इज अ मेथड और डेवलपमेंट। ये एक टाइप का डेवलपमेंट, सॉरी, मेथड ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का ही मेथड है। आप कैसे ग्रो कर रहे हो, जब आप ग्रो करते हो आपके बॉडी से एडिशन होता है या सब्सट्रैक्शन होता है। आपका अगर बॉडी वेट है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, आप पुट ऑन करोगे या पुट ऑफ करोगे, कौन सा चीज होता है जब आपका ग्रोथ, यस, इंक्रीज होगा। तो ये मेथड भी वैसे ही है, आपका थिंकिंग एबिलिटी हो, आपके जो भी कॉग्निटिव्स हो, या फिर आपका बॉडीली जो भी फीचर्स हो, जो भी हो, आपका बॉडी वेट हो, स्केलेटन का ग्रोथ हो, मास डेवलपमेंट हो, जो भी हो, वो किस पॉइंट पे होता है, डेवलपमेंट के पेजेस में। दैट मीन्स यहाँ पे एडिशन होगा ऑलवेज। सो हम एडिशन जब कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया इंडक्टिव वन। सो इट इज अ मेथड ऑफ डेवलपमेंट। देन सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पे पॉइंट ब्रेक है, तो पॉइंट के लिए मैंने ये सिंबल यूज किया है, यहाँ से एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, थिंकिंग मूव फ्रॉम, यहाँ पे जो थिंकिंग एबिलिटीज है, कॉग्निटिव एबिलिटीज है, वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेंगे, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अगर पर्टिकुलर नहीं आया, पर्टिकुलर को अदर टर्म्स में क्या बोल सकते हो, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मीन्स क्या होता है, निर्दिष्ट, निर्दिष्ट। सो यहाँ पे पर्टिकुलर और स्पेसिफिक को हम निर्दिष्ट बोलते हैं। एक निर्दिष्ट पॉइंट से हम जाएंगे, निर्दिष्ट से हम जनरल तक जाएंगे, तो पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल, यहाँ पे पॉइंट क्या मेंशन है, पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, इंडक्टिव पर्टिकुलर टू जनरल है, तो डिडक्टिव क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट, मेक इट ऑपोजिट, जनरल टू स्पेसिफिक, राइट। देखो अभी कितना अच्छे से, एक को जान लो दूसरा का हो जाएगा इंफॉर्मेशन। ओके, देन नेक्स्ट वन, concrete examples the student arrive at a generalization, concrete examples students, examples the students arrives at a generalization, मतलब आपको concrete point दिया जाएगा, concrete examples मैं दूंगी, कुछ चीजों का पहले examples दे दूंगी, hint दे दूंगी, एंड आप जनरल आइडिया तक पहुंचेंगे। तो देखो कॉन्क्रीट है मीन्स फिर से वही स्पेसिफिक आया, निर्दिष्ट, निर्दिष्ट, कॉन्क्रीट मीन्स भी निर्दिष्ट। तो अभी एक निर्दिष्ट पॉइंट से, दैट मीन्स पर्टिकुलर एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन और क्वेश्चन पैटर्न, एक मैं पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को दे दी, वहाँ से आपको जनरल आइडियाज तक जाना है, तो आप पर्टिकुलर टू जनरल जा रहे हो तो इंडक्टिव हो गया। ठीक है, जहाँ पे एडेड अप होते गया तो वो इंडक्टिव है, ऑपोजिट कर लिए तो डिडक्टिव हो जाएगा। सो
द चाइल्ड इज लेट टू डिस्कवर द ट्रूथ फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पे बच्चे क्यों एडेड अप करते हैं इंफॉर्मेशन? बिकॉज उनको ट्रूथ जानना है, खुद के लिए ट्रूथ ढूंढना है, नॉलेज ढूंढना है, नॉलेज को एक्सेप्ट करना है, सो दैट ये चाहिए। ओके अभी वेरियस प्रोसेसेस भी होते हैं इंडक्टिव मेथड में, क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे ना 5 प्रोसेसेस मैंने मेंशन कर दिए जो कि शॉर्टकट है। लेंथी करना चाहते हो और भी लेंथी हो सकता है, बट हम लेंथी नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट में लिखेंगे। क्या है पहला चीज यहाँ पे? ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? सही आता है, बताओ हिंदी बच्चे। ऑब्जर्वेशन, बहुत टाइम बोली हूँ। अवलोकन, राइट। अब ठीक है, अवलोकन करना। तो यहाँ पे पहले आप जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, सामग्री हैं, उसको अवलोकन करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन एंड एनालिसिस। सो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स हम यहाँ पे सेपरेशन कर रहे हैं, तो हम अलग करेंगे चीज़ों को, हम छानेंगे, अलग अलग कर रहे हैं। एंड एनालिसिस, समझेंगे चीज़ों को, क्यों हम अलग करें, कौन से पॉइंट पर अलग करें उसको समझेंगे। उसके डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ को, उसमें क्या अलग चीज़ें हैं। हम बोल सकते हैं इसको च्युति विद च्युति, मतलब कौन से पॉइंट सेम है, कौन से पॉइंट अलग है, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर। देन नेक्स्टली थर्ड पॉइंट क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। यहाँ पे हम क्लासेस में डिवाइड करें चीज़ों को। सपोज एक क्लासेस, सपोज आपके पास ना बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं पेन, कुछ चीज़ें हैं बुक्स, कुछ चीज़ें हैं कपड़े। तो आप यहाँ पे 3 ग्रुप बना सकते हो, कपड़ों का एक ग्रुप, क्लॉथ्स के लिए एक ग्रुप, एंड पेन्स के लिए सॉरी, कपड़े मीन्स क्लॉथ्स ही हैं, सो उसके लिए एक ग्रुप, पेन्स के लिए एक ग्रुप, बुक्स के लिए एक ग्रुप। तो यहाँ पे वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन कर दिया। वैसे ही जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहा है, आप उसको पहले वर्गीकरण करते हो, क्लासिफिकेशन में डालते हो। उसके बाद आप क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, चीज़ों को आप निर्दिष्ट और पर्टिकुलर पॉइंट से पकड़ेंगे, पर्टिकुलर से अभी जनरलाइजेशन तक जाएंगे, जनरल आइडियाज तक जाएंगे। मतलब आप छोटे छोटे भाग से हर एक चीज़ों को जानते हो, छोटे छोटे पॉइंट से, थोड़े थोड़े क्लियर पॉइंट से जानते हो। अभी चीज़ों को मिक्सअप करना है और एक चीज़ों के बारे में डिटेल करना है। जैसा होता है ना, कुछ चीज़ों में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरा 2 हाथ है, मेरा 2 पैर भी है, मैं खाना खाता हूँ, मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, शाम को इतने बजे पढ़ता हूँ, रात को ऐसे सोता हूँ, तो मैं कौन हूँ? ऐसे टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ निर्दिष्ट पॉइंट बताएंगे, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बताएंगे, उससे आप जनरल आइडियाज में आएंगे कि ये टोटल जो भी इंफॉर्मेशन मिला उससे हमें पता चला कि ये इंसान है। तो ऐसे ह्यूमन बींग्स बन गए। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे फर्स्ट, एंड उस पॉइंट से आप एब्स्ट्रैक्शन करने के बाद आप जब पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं, पर्टिकुलर बोल रही हूँ, पर्टिकुलर से जनरल पॉइंट पे आते हैं, तो हम उसको इंडक्टिव बोलते हैं। लास्टली जब हो जाए, सब कुछ हो जाए कंप्लीट जनरलाइजेशन के बाद, एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन। एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन, वेरीफाई करेंगे चीज़ों को और अप्लाई करेंगे चीज़ों को। अभी देखो इसका मेरिट्स क्या है। क्या है मेरिट्स? बिकॉज आप खुद से सर्चिंग करो। जब बच्चे या फिर आप, सपोज मैं एक कंसेप्ट को आपको नहीं पढ़ाती हूँ, तो आप क्या करोगे? आपको जब मैं टास्क देती हूँ, आप क्या करते हैं? खुद से उसको सर्च करते हो। मैम ने इस पॉइंट को सिर्फ बता दिया था, अच्छा मुझे इस पॉइंट पे पूरा डिटेल्ड आइडिया है। अभी मैं एब्स्ट्रैक्शन में हूँ, स्पेसिफिक पॉइंट्स में हूँ, स्पेसिफिक से मैं अभी जनरल में जाऊंगा, मतलब टोटलिटी, इन टोटलिटी में जाऊंगा। जब मैं इन टोटलिटी में जाऊंगा तो ये हो जाएगा कि मेरा नॉलेज डोमेन या फिर मेरा जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो उसका ग्रोथ होगा, मेरा विजडम बढ़ेगा। ये ट्रांसफर्ड हो जाता है, सारे नॉलेज, आपके जो ज्ञान ज्ञान है ना, आपका जो ज्ञान का संपत्ति है उसमें चला जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। दैट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ विजडम होता है और ट्रांसफर टू विजडम होता है, सो दैट बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाते हैं माइंड पे। ये बच्चों को और क्या हेल्प करता है? मेंटल एक्टिविटीज बच्चों का हेल्प करेगा उसमें। एक्टिव पार्टिसिपेशन, दैट मीन्स लर्निंग, जो टीचिंग प्रोसेस है या एक्टिविटीज है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन में हेल्प करेगा। इट मेक्स द लेसन इंटरेस्टिंग बाय प्रोवाइडिंग चैलेंजिंग सिचुएशन टू द स्टूडेंट। ये लेसन्स को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। कैसे? बच्चों को इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बता के जब उसको चैलेंजिंग टाइप के कुछ सिचुएशंस में हम डालते हैं कि अच्छा तुमको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में डालते हैं, तुमको एक ऐसे प्रॉब्लम में डाल दी जहाँ पे तुमको प्रॉब्लम्स
कितने टाइप्स का है पता है यहाँ पे, और उसके सिचुएशन कैसे कैसे हैं पता है, बट इन जनरल सबको जानने के बाद जब आप जनरल पॉइंट्स में आते हो, आप सबको क्लियर करके जाते हो, तो उसको हम इंडक्टिव बोलेंगे, इंडक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट्स में हैं एंड पॉइंट्स से हम इंडक्टिव में जा रहे हैं, तो इंडक्टिव से हम एक जनरल पॉइंट तक पहुंचेंगे, पर्टिकुलर से जनरल तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द मेथड efforts opportunities to the student to be self dependent and self confidence। तो ये मेथड क्या करता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट मतलब खुद के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं करना है। इंडिपेंडेंट कर दिए मतलब आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, अदर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो सेल्फ डिपेंडेंट, हम खुद के ऊपर डिपेंड करें खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस करता है। स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी इज वेल kept up till the end when generalization are arrived। जब तक हमें सर्च करना है, दैट मीन्स एंड पॉइंट नहीं मिल जाता, कंक्लूजन नहीं मिल जाता, तब तक हम सर्च करेंगे, सर्च रिसर्च करेंगे एंड क्यूरियस तब तक बच्चे रहेंगे जब तक उनको जानने को नहीं मिलता। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को कोई पर्टिकुलर कलर दिखा दो या पर्टिकुलर कोई चीज़ें दिखा दो, जब तक उनको पता नहीं चले कि ये चीज़ क्या है, तब तक वो आपको क्वेश्चंस करते हैं। तो वही पॉइंट है, वो इंडक्टिव में चल रहा है, बिकॉज उनका माइंड अभी ब्लैंक है, उनको नॉलेज चाहिए पर्टिकुलर चीज़ों पे जो जानना चाहते हैं, उनके सराउंडिंग में है, तो उस बेसिस पे वो एडिट अप करते हैं इन्फॉर्मेशन जितना मिलता है, इसलिए वो वैसे रिसर्च और क्यूरियस होते हैं। This method is very natural because knowledge in possessions of man has been acquired in this way from the practical side of experience। So इस टाइप का जो चीज़ें होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, एंड ये वन काइंड ऑफ जो प्रोसेस है, इसमें प्रैक्टिकल साइड ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मतलब आप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा करते हो, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इसको करना ट्राई करते हैं, एंड उससे हेल्पफुल होता है बच्चों को। द चाइल्ड लर्न हाउ टू टैकल प्रॉब्लम्स, बच्चों को ये पता चलता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है। ही नॉट ओनली एक्वायर मोर फैक्ट्स बट ऑल्सो लर्न्स द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फैक्ट्स। वो ऐसा नहीं है कि ओनली वो फैक्ट को जानता है, बट नेक्स्ट पॉइंट पे फैक्ट को कैसे कैरी करना है वो भी वो जान पाता है, कि मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि आपको पता है अभी कि आप पहले जैसे स्टार्टिंग किए थे, आपको पता नहीं था कि कहाँ से पढ़ना है, अभी आपको डिटेल पता है कि मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ, मैं वहाँ से पढ़ सकता हूँ, वो बुक फॉलो कर सकता हूँ, इस बुक को फॉलो कर सकता हूँ, ग्रुप अप करके पढ़ सकता हूँ, ये सब आपको पता है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल है, ये साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। डीमेरिट्स क्या है, द इनसफिशियंट डाटा, ये डीमेरिट्स हैं कि आपको मैं पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं आपको लिमिटेड डाटा दूंगी, इंफॉर्मेशन दूंगी। सपोज आपको और ज़्यादा नीड है और डाटा चाहिए, बट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये हो गया आपका इनसफिशियंट जो डाटा। मे बी समटाइम्स इसके लिए बच्चों को जनरल आइडियाज़ नहीं मिलते, रॉन्ग आइडियाज़ तक आप रह जाते हो। मेथड इज़ वेरी स्लो एंड लेंदी, ये बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है, क्योंकि बच्चे अपने रिदम के अकॉर्डिंग, अपने पेस के अकॉर्डिंग सर्चिंग करते हैं, क्यूरियस रहते हैं एंड एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। बच्चों के ऊपर कभी कभी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आता है, ठीक है, एंड ऑलवेज कंप्लीट एक मेथड होगा इंडक्टिव, ये भी ट्रू नहीं है। समटाइम्स इसमें नीड है किसी का हेल्प का, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे हेल्प करना चाहिए, और यहाँ पे सफिशिएंटली हेल्प होने से ही वो कंप्लीट कर पाएगा ऐसा। समटाइम जनरलाइजेशन में भी इश्यूज आते हैं, मतलब मुझे रूल्स पता है, बट मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे एग्जाम्पल्स पता है फिर भी मैं सॉल्व नहीं कर पा, तो ये सारे इश्यूज होते हैं, ये इंडक्टिव है। अभी डिडक्टिव का सोच लो, सब कुछ ऑपोजिट में जाएगा। डिडक्टिव इंडक्टिव जितना जानते हैं सब ओके है, डिडक्टिव में उसका सिर्फ ऑपोजिट लिखना है, जहाँ पे इंडक्टिव लिखे थे उसका ऑपोजिट कर दो, डिडक्टिव कर दो एंड पॉइंट्स को मेंशन कर दो, ये हो जाएगा। दैट इज इन द डिडक्टिव मेथड रूल जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट। यहाँ पे बच्चों को जनरल आइडियाज दिए जाएंगे, निर्दिष्ट आइडियाज नहीं, पर्टिकुलर आइडियाज नहीं, जनरल आइडियाज। एक चीज का समरी मैं आपको दे दूंगी, आपको प्रिंसिपल्स बता दूंगी, रूल्स बता दूंगी, एंड देन दे आस्क टू वेरीफाई देम विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। आप इसको भी वेरीफाई करोगे, आपको जनरल आइडियाज दे दी, अभी आप एग्जाम्पल्स के साथ उसको वेरीफाई करेंगे, दिस वन इज करेक्ट और नॉट, इतना करना है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक।
Inductive में specific to general. Deductive, that is the deduction or subtraction. Inductive, that is the addition or added up. Induction is known as आगमनात्मक and deductive is known as निगमनात्मक. ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्क्रीट टू जनरल जा रहे थे इंडक्टिव में, आगमनात्मक में. निगमनात्मक में हम क्या करेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक में जाएंगे. ठीक है, पर्टिकुलर तक भी बोल सकते हो, जनरल टू पर्टिकुलर. इसके मेरिट्स देख लीजिए. टीचर्स वर्क इज सिंप्लीफाइड. यहाँ पे टीचर्स का वर्क बहुत सिंप्लीफाइड है. ही गिव्स जनरल प्रिंसिपल एंड वेरीफाई देम. बच्चों को वो जनरल आइडियाज दे देगा एंड उसको वेरीफाई करवा देगा. जैसे कि आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल वर्क करवाना चाहती हूँ, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स का भी, तो मैं आपको पहले बेसिक फार्मूला दे दी एंड उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस दे दी एंड आप उसको सॉल्व कर दिए, वेरीफाई कर दिए उसी लॉज को या रूल्स को फॉलो करके. तो दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव वन. ठीक है, इट इज वेरी सुइटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन हु कैन नॉट डिस्कवर ट्रूथ फॉर देमसेल्फ. जो बच्चे ट्रूथ ढूंढ नहीं पाते, जैसे कि छोटे बच्चे ट्रूथ ढूंढ नहीं पाएंगे, आप उसको जो सिखाओ वो करेक्ट है उसके लिए, तो उनके लिए सुइटेबल है. इसमें बहुत सारा एनर्जी सेव हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है स्टूडेंट टीचर बोथ के लिए. एंड ये रेडीमेड टाइप मटेरियल है. इसमें ना बुक्स में देखो, जैसे बुक्स में ना वो जनरल टू स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं है. बिकॉज बुक्स में पहले रूल्स मेंशन हो जाते हैं, प्रिंसिपल मेंशन हो जाते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल्स मेंशन किया जाता है उसके बाद. अभी डीमेरिट्स में देखो, नॉलेज इज नॉट सेल्फ एक्वर्ड. यहाँ पे खुद से नॉलेज एक्वर्ड नहीं होता है. यहाँ पे टीचर बोल देते हैं एंड टीचर जो बोलते हैं उसको हम फॉलो करते हैं. द चाइल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ द प्लेजर ऑफ सेल्फ एक्टिविटी एंड सेल्फ एफर्ट. यहाँ पे रेडीमेड मटेरियल सब मिल जा रहा है, जस्ट लाइक हैंडमेड, रेडीमेड, सारा रेडी है. वहां से सिर्फ इंफॉर्मेशन देखना है, समझना थोड़ा बहुत है, बस देख के रखना है. तो इसमें बच्चों को काम नहीं करना पड़ा. सेल्फ एक्टिविटी जीरो, सेल्फ एफर्ट जीरो. तो इसलिए बच्चों के लिए नेगेटिव आ गया. बिकॉज बच्चों को फॉर्मूला दे दे रहे, जनरल आइडियाज दे दे रहे, प्रिंसिपल्स दे रहे, रूल्स दे दे रहे, सब दे दे रहे हम लोग. ओनली वो वेरीफाई करेगा. एंड बच्चों को यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है मेमोराइजेशन के लिए. दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट्स. बिकॉज मेमोराइज तो करेंगे बट बच्चा अगर प्रैक्टिकली डन करेगा कोई चीज़ों को तो वो अच्छे से और ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं. तो क्रैमिंग टाइप बोल सकते हैं यहाँ पे, कि बच्चों को रट्टा मार टाइप है, रट के रखने के लिए बोला जा रहा है. देयरफॉर ये अननेचुरल है. साइकोलॉजिकली बच्चों को हम वन काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट पे ले जा रहे हैं. बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को फॉलो अप करने नहीं दे रहे, जबकि स्पेसिफिक आइडियाज़ बच्चों में नहीं आ रहा. इट इज़ फेल्स टू डेवलप मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग. बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मोटिवेशन भी नहीं मिल रहा. इट फेल्स टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनिशिएटिव इन द स्टूडेंट. बच्चों में इनिशिएटिव, जैसे कि मैं लीडरशिप कैरेक्टर कैरी करूँगी या फिर मैं लीड करूँगी, ये चीज़ों का जो इंटरेस्ट है बच्चों में ख़त्म हो रहा है आज के टाइम पे, इसके वजह से. अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं. डिडक्टिव रीजनिंग वर्सेस इंडक्टिव रीजनिंग. रीजनिंग जो है वही अप्रोच है, टीचिंग है, मेथड्स हैं, जो भी सेम है. डिडक्टिव में आपको समझ आया कहाँ से कहाँ तक जाना है. देखो, दैट इज डिडक्टिव में कहाँ जाएंगे, जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल. जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे और स्पेसिफिक टू जनरल. डिडक्टिव वन, डिडक्ट, राइट, यहाँ पे मेंशन है जनरल टू स्पेसिफिक जाना है, मतलब जनरल टू कंक्लूजन तक जाएंगे. स्पेसिफिक मीन्स क्या है, कंक्लूजन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्क्रीट हो सकता है, पर्टिकुलर हो सकता है, इतने सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं. निर्दिष्ट तक जाना है. तो इसमें ऑपोजिट, दैट इज स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल. अच्छा, तो यहाँ पे फिर से वो पॉइंट मेंशन है, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल. अच्छा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, अगर जनरल आइडिया आपके बुक में पहले जनरल आइडिया है, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स को जा रहे हो, तो ये एरो मार्क कैसा किसका होगा मुझे बताइएगा. एक एरो मार्क मैं अपर साइड कर रही हूँ, एक एरो मार्क मैं डाउन साइड कर रही हूँ. तो पहले आप कैसे देखें, दैट इज आपने पहले देखा थ्योरीज को. थ्योरीज मीन्स प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, जो भी फॉलो अप करना है. पहले जनरल आइडियाज को देखा, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स तक आए. तो कौन सा एरो मार्क होगा, फर्स्ट वन और सेकंड वन? फर्स्ट वन, फर्स्ट वन और सेकंड वन, प्रॉपरली, प्रॉपरली बोलो. पहले मुझे जनरल आइडियाज मिला, उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स की तरफ गई. कैसा स्टेप आएगा?
सेकंड वाला बाबा, सेकंड वाला मैं एक पे जा रही हूँ जिस point पे अटकूंगी, जहां पे मैं एंड करूंगी। दिस वन इज द पॉइंट ना, ये पॉइंट है। मुझे टॉप डाउन, मुझे नीचे से, मतलब सॉरी, ऊपर से नीचे को आना है, नॉट नीचे से ऊपर को नहीं जाना। मुझे इन नहीं कर, मैंने पूछा कि मुझे जनरल आइडियाज दिया गया, मैं आऊंगी कंक्लूजन में या स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो मैं कौन सा एरो मार्क यूज करूंगी। ठीक है, तो आपका टॉप डाउन बोल सकते हैं, या फिर ऐसा एरो मार्क जो ऊपर से नीचे तक है। आप कहीं से जा रहे हो डायरेक्शन से ऐसा, तो आपका डायरेक्शन है। हाँ, ये डिडक्टिव हुआ ना, इसके लिए तो बोल रहे टॉप डाउन। टॉप डाउन डिडक्टिव वन। ठीक है, मुझे जिधर से जिधर को जाना है तो उससे एरो मार्क हम मेंशन करते हैं। अभी देखो इंडक्टिव में मैं तो एडेड अप करूंगी, अभी एडेड अप करूंगी, ऐड करने वाली हूँ, तो उसके लिए उसका ऑपोजिट चले जाओ। ठीक है, पहले मुझे कहाँ से जाना है, ये मुझे स्पेसिफिक आइडियाज मिल गए, उससे मुझे जनरल तक जाना है। अगर ऑपोजिट गई, जनरल आइडियाज है, स्पेसिफिक तक आना है, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मेंशन है। ठीक है, तो वैसा अगर जनरल आइडियाज हैं, स्पेसिफिक जा रहे तो डिडक्टिव वन, जनरल आइडियाज नहीं है, स्पेसिफिक पहले, जनरल उसके बाद आया, तो इंडक्टिव वन। तो हो गया डिडक्टिव इंडक्टिव। टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। ये टॉप डाउन बॉटम अप, ये दो वर्ड्स को बहुत अच्छे से कर लो। टॉप डाउन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम पहले जो जा रहे टॉप, मतलब ऊपर के तरफ, और ऊपरी स्तर से निचला स्तर, ऊपरी स्तर से निचले स्तर हम ऐसे मूव कर रहे हैं, फिर हम उल्टा कर देंगे, निचले स्तर से ऊपरी स्तर में जा रहे हैं, तो ऐसा रहेगा। कंक्लूजन हैज टू बी ट्रू इफ द प्रीमिसेस आर ट्रू। यहाँ पे जो कंक्लूजन रहेगा, अच्छा बताओ, आपका आंसर प्रैक्टिकल वर्क में कैसे ट्रूथ है, या कंक्लूजन जो है ये ट्रू है, कैसे आप प्रूव करते हो। अगर मैं आपको एक प्रिंसिपल रॉन्ग दूं, क्या आप एग्जाम्पल्स ट्रू है बोल के बोल सकते हो। मैं प्रिंसिपल्स या लॉ को रॉन्ग दे रही हूँ, गलत दे रही हूँ, नियम आपको गलत बता रही हूँ, तो आपका आंसर सही होगा, कंक्लूजन सही होगा, नहीं, सही नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे सारे पॉइंट्स, नियम हो गए, अपने एरियाज के अंदर जितने भी आइडियाज हैं सब कुछ करेक्ट हैं, जनरल आइडियाज करेक्ट हैं, तो मेरा कंक्लूजन भी ट्रू होगा। यहाँ पे क्या है, द ट्रूथ ऑफ प्रेमिसेस डजंट नेसेसरीली ग्रांटेड, और दैट इज ग्रांटेड बोल सकते हो, ग्रांटी मेंशन है, सॉरी दैट इज अ, मैंने ग्रांटेड बोल दिया, गारंटी को मैंने ग्रांटेड बोल दिया, सॉरी सॉरी फॉर दैट। गारंटी, ठीक है, गारंटेड बोलना चाहती थी, तो गारंटी, गारंटी द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन। सो यहाँ पे ना जो भी पॉइंट्स हैं, जो आइडियाज हैं, अगर आइडियाज रॉन्ग भी होते हैं तो हमारा जो ट्रूथ है, कंक्लूजन जो है, उस पर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी पॉइंट डिपेंडेंट नहीं है। इंडक्टिव में सपोज मैं अभी ना टू ऐड कर रही हूँ, मुझे अगर जनरल आइडियाज मेरे पास रहता ना, तो टू प्लस थ्री यहाँ पे मेंशन करना पड़ता पर्टिकुलर वाइज, जो मुझे लॉ बता रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर मुझे इंडक्टिव में जाना रहता, जो आ रहा आने दो, दैट इज मुझे एग्जाम्पल्स पता है कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो मुझे टू मिला, हाँ उसके बाद मुझे वन मिला तो वन, उसके बाद मुझे जीरो मिला, तो यहाँ पे एडेड अप कर लेंगे। ओके बोलिए, यस प्लीज बोलो, कौन क्या बोल रहे हो, रिपीट कर रही हूँ ना। ओके ओके रिपीट, ओके ओके, ठीक है, एक्चुअली उधर से वॉइस आ रहा है एंड मुझे क्लियर नहीं हुआ। ओके, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मुझे पॉइंट्स पता है कि कंपलसरी पॉइंट पे है, मुझे आइडियाज दिया गया कि वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, बिकॉज ये मुझे प्रिंसिपल से पता चला, बाय लॉ आपके बुक में फिक्स्ड है कि फाइव वंस को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये इक्वल्स टू फाइव होगा। बट यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल से मिला, दैट मीन्स यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपको जो भी आइडियाज दिया जाएगा, एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, बट उसका रिजल्ट जो भी हो सकता है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। मैं यहाँ पे बोलूँ कि वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन ऐसे इक्वल्स टू करने से फाइव होगा, यहाँ पे मैं बोलती हूँ फोर प्लस वन करने से भी फाइव होगा, तो ये दोनों ट्रूथ है। ठीक है, ट्रूथ है। सपोज मैं यहाँ पे फाइव प्लस जीरो भी कर दूँ,
तो ये भी ट्रूथ होगा, बट यहाँ पे आइडियाज मेंशन नहीं है, या फिर प्रिंसिपल वैसा नहीं है कि 5+0 भी करने से 5 होगा, 4+1 करने से भी 5 होगा, या 3+2 करने से भी 5 होगा। तो ये जनरल आइडिया है, जो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, बट ये स्पेसिफिक आइडियाज से है। दैट मीन्स जो भी ऐड कर लो मुझे लास्ट कंक्लूजन चलेगा, मतलब बीच में अगर हम सब्सट्रैक्शन एडिशन कुछ भी कर लेते हैं मेरा रिजल्ट सिर्फ 5 होना से चलेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो हम टोटली कंक्लूजन के ऊपर डिपेंड करें, बीच में हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। डिडक्टिव में चेंजेस नहीं कर सकते, इंडक्टिव में चेंजेस बीच में कर सकते हैं। ओके, सो इतना पॉइंट्स है कि डेली लाइफ पे आप यूज कर रहे हो, टूथ वेस्ट पे यूज करते हो, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो ये इंडक्टिव एंड डिडक्टिव है, क्लियर है अभी? आगमनात्मक निगमनात्मक क्लियर हो गए दोनों में? ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है। चलो, ह्यूरिस्टिक कहाँ से आया? ये जो अनुमानी, मतलब हम अनुमान लगाते हैं ना ऑलवेज, जैसे कि ह्यूरिस्टिक मीन्स क्या बोला जाता है पता है इसको अदर टर्म्स में? वर्ल्डली, मतलब वर्ल्ड में जो भी हो रहा है वर्ल्डली, ठीक है, पृथ्वी में जो भी हो रहा है दिस इज वर्ल्डली, और अर्थली हम बोल सकते हैं, अर्थ में जो भी हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम बोल सकते हैं ना, जो प्लैनेट्स आए, प्लैनेट्स के अंदर हमने इतना सारा चीज़ है अभी हम नोटिसेबल कर रहे हैं, या फिर पॉइंट आउट कर रहे हैं एंड फिगर आउट कर रहे हैं स्टार्स के शेप क्या है, या फिर वो क्यों ऐसे ब्लिंकिंग करते हैं, व्हाई दे ब्लिंक लाइक दैट, or what is the basic difference between the two stars, or how the planets came from the other areas, कैसे वो मूव करते हैं, तो प्लेट्स क्या है या स्टोन्स क्या है, बहुत कुछ हम जानते हैं, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स को आप कैसे जानते हो? तो पहले के जो लोग थे वो अनुमान लगाते थे, एक बेसिक आइडियाज लगाते थे या अनुमान लगाना, ये जो अनुमान का विधि आ गया दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड, इसे हम ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं। अभी ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मींस डिस्कवरी इन ग्रीक, ह्यूरिस्टिक मींस डिस्कवरी इन ग्रीक। तो ह्यूरिस्टिक मींस जो था, मतलब इसका जो मतलब था, मीनिंग था, वो कहाँ पे डिस्कवरी हुआ? ग्रीक में डिस्कवरी हुआ। सेंटेंस थोड़ा सा रॉन्ग है तो आप लोग थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे। ह्यूरिस्टिक, द टर्म ह्यूरिस्टिक was developed in Greek, ओके, और डिस्कवर्ड इन ग्रीक। थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज कर दो, ये स्टेटमेंट ऐसे मीनिंगफुल है बट आपको समझने में डिफिकल्ट होगा, तो थोड़ा सा चेंज करके करिएगा। ओके, सो प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है, बहुत ज़्यादा ही मैं ढूंढ ढूंढ के इसको बनाई हूँ एंड बहुत ही हेल्पफुल होगा बोल के, बिकॉज सीटेड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अभी सीटेड आने वाला है तो इसलिए। तो प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, पूरा नाम देख लो, प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ इम्पेरियल कॉलेज, इम्पेरियल कॉलेज, ये इम्पेरियल कॉलेज कहाँ पे? लंदन में, लंदन, was a strong advocate of heuristic method। अच्छा, was a strong advocate, जो मतलब होता है वही डिस्कवर और डिस्कवरर और इन्वेंटर सेम मतलब है, इन्होंने आविष्कार किया, इन्वेंटेड, was invented heuristic method, हो गया। द एक्सपोनेंट ऑफ दिस मैथड, एक्सपोनेंट मीन्स भी वही है, डिस्कवरर, इन्वेंटर, आविष्कार जो किए हैं, ठीक है। द एक्सपोनेंट ऑफ दिस मैथड वाज प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने क्या बोला? द सोल ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस। अगर आप जानना चाहते हो कि आत्मा, आत्मा मीन्स ऐसे नहीं है मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो नहीं, साइंस का जो आत्मा है, दैट मीन्स साइंस किस पे डिपेंड करता है, उसका जो केंद्र है, जैसे कि हर एक चीज का केंद्र होता है, ठीक है ना, जैसे कैपिटल, कैपिटल मीन्स भी केंद्र जैसा ही है। तो वैसे जब हम थिंक करते हैं तो साइंस का, साइंस लर्निंग का जो सोल है दैट इज एक्सप्लोरेशन। आप टोटली साइंस जब पढ़ रहे हो ना, ये इसे आप एक्सप्लोर करते हो, एक्सप्लोरेशन से ही आप पढ़ सकते हो, वो सोशल साइंस हो, बायोलॉजिकल हो या फिजिकल साइंस हो, जो भी साइंस हो। द स्टूडेंट शुड एक्सप्लोर द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल themselves। यहाँ पे बच्चे फैक्ट जानते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड उसके साथ प्रिंसिपल्स को समझते हैं। यहाँ पे बच्चे इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स लर्न बाय एक्सप्लोरिंग। तो आप ऑलवेज जाते हो लर्निंग बाय डूइंग, तो लर्निंग बाय डूइंग जो है, लर्निंग बाय एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरिंग सेम है। बच्चे यहाँ पे खुद से एक्सप्लोर करें, खुद से करें तो दैट इज द डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग,
एक्टिविटी परफॉर्म करे, डूइंग करे, तो एक्टिविटीज को यहाँ पे परफॉर्म करे। टीचर्स यहाँ पे एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करते हैं? टीचर्स एक्ट एज ए पाथ फाइंडर। ओके, पाथ फाइंडर, बिकॉज वो पाथ फाइंड करने के लिए हेल्प करते हैं। पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक, सो यहाँ पे पथ दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ओके, एंड rectifies all the issues of his teacher, sorry, students। टीचर यहाँ पे क्या करता है, जो भी इश्यूज हैं बच्चों के, सपोज वो एक्सप्लोरिंग करते करते कुछ फॉल्ट में फंस गया या प्रॉपर टाइम में कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया, तो उस टाइम पे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिजल्ट्स आउट करने के लिए, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए टीचर हेल्प करते हैं। वो एक्सप्लोरर बनाते हैं, बच्चों को एक्सप्लोरर बनाते हैं कि नॉलेज ऐसे एक्सप्लोर करना चाहिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ऐसे नॉलेज से आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो इस कंक्लूजन तक पहुंचोगे। तो बिगनिंग स्टेजेस में बच्चों को कौन हेल्प करेगा? टीचर हेल्प करेगा। टीचर एज एन एक्सपर्ट और फैसिलिटेटर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देगा, अपॉर्चुनिटी गिवर बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, देखो अकॉर्डिंग टू हिम पढ़ ले, दैट इज द आर्मस्ट्रॉन्ग, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग का आपने डेफिनेशन पढ़ दिया, तो एक पढ़ दिया डेफिनेशन तो और एक नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज ह्यूरिस्टिक मेथड एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पेज जैसा दिया ओनली। तो आप इसको पढ़ोगे तो हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 3 पेजेस तक लिखना है और ज़्यादा नहीं, तो इसलिए एक डेफिनेशन एनफ है, ये डेफिनेशन आपको स्किप आउट करना है, हटा देना है, नहीं लिखना है। ओके, प्रोसीजर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, अभी इसका प्रोसीजर क्या है? एज मेंशन्ड एबव, हमने जो मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग द पीपल इज लेट टू डिस्कवर द फैक्ट्स फॉर देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, एपरेटस और बुक्स। सो इसके हिसाब से आपने क्या समझा, जो ऊपर हमने मेंशन किया है उस पॉइंट के हिसाब से ये पता चला कि बच्चे यहाँ पे चाहते हैं कि फैक्ट्स को डिस्कवर करें। तो फैक्ट डिस्कवर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर करना है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कोई एक एपरेटस और चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, बुक्स यूज़ करने पड़ेंगे। नेचुरली द प्रोसीजर एडेप्टेड विल बी दैट ऑफ एक्टिविटी मेथड एंड द एक्चुअल वे विल बी इंडक्टिव। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल जो मेथड है, अगर प्रैक्टिकल करते हो, दैट मीन्स आपको एग्जाम्पल्स पता है, आप प्रैक्टिकल करो एंड एक जनरल आइडियाज तक पहुंच रहे हो, तो फिर से आया स्पेसिफिक टू जनरल, तो ये एक इंडक्टिव मेथड है, बिकॉज चाइल्ड यहाँ पे डिस्कवर और इन्वेंट करता है हर एक चीज़ों को, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंक है कि बच्चे यहाँ पे क्या है, बच्चे एक एम्प्टी वेसल्स जैसे हैं, दैट इज जस्ट लाइक ए एम्प्टी ड्रम और वेसल्स, एक खाली घड़ा जैसा है, ठीक है। उसमें आप इंफॉर्मेशन को डाल रहे हो कि आप ऐसे प्रैक्टिकल करो तो तुमको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा फैक्ट तुमको पता चलेगा। तो इस अकॉर्डिंग बच्चे जब इंडक्टिव करते हैं तो बहुत सारे मैटेरियल्स चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो चीज़ टीचर करते हैं। नहीं तो अगर बच्चों को प्रॉपरली नहीं मिला तो बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, सफ़र होते हैं, फेस करते हैं इश्यूज को। तो यहाँ पे ना बच्चों को एग्जीक्यूट करना है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस नीड है, कौन सा मटेरियल्स यूज़ करना है, बच्चों को कौन से वे पे जाना है, क्या चीज़ को करना है, कौन से टाइम पीरियड के विद इन करना है, तो बच्चों का कैसा डेवलपमेंट होगा, सारे चीज़ों में यहाँ पे टीचर हेल्प करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बच्चों का फ्री मूव, दैट इज ईच चाइल्ड इज फ्री टू मूव, यहाँ पे बच्चों को फ्रीडम मिलेगा मूव करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए, दे आस्क मेनी क्वेश्चंस, उनको फैसिलिटीज है, फ्रीडम है कि दे कैन आस्क एनीथिंग टू मी और जस्ट लाइक टीचर, एनी टीचर। सो वैसे ही यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा ही हम लोग हेल्प कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन पूछें, उनको फ्रीडम है, वैसे आंसर देने के लिए भी फ्रीडम है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उनके डिज़ायर के अकॉर्डिंग होता है, तो क्योंकि उनको जानना रहता है तो उनके डिज़ायर के अकॉर्डिंग होता है। सो हम ट्राई करेंगे कि बच्चों को स्पेसिफिक नॉलेज मिले उसी क्वेश्चंस के रिलेटेड, बच्चों का एक्सपेरिमेंटेशन जो प्रोसेस है वो हेल्पफुल हो, फुलफिल हो। सो बच्चों को गाइड करना है करेक्टली फैक्ट जानने के लिए, बच्चे जितने क्वेश्चंस करें उसको सॉल्व करना है, उसको बताना है, उसको आंसर देना है। अभी देखो, इनहेरेंट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरेंट? इन बोला गया है, इन मीन्स इनसाइड में जो होता है, हेरेंट ट्रांसफर होता है, दैट इज जेनेटिकली जो जीन और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो वैसे ही यहाँ पे इनहेरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड है, जो प्रिंसिपल
एक बच्चे से दूसरे बच्चे को जाएगा या फिर एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन को जाएगा। यहाँ पे जेनरेशन से कम हम बच्चों की इंडिविजुअलिटी के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे बच्चों से बच्चों को जा सकता है, लर्नर्स टू लर्नर्स को जा सकता है, इतना याद रखो। इट इज नॉट टोटली बायोलॉजी, ये टोटल बायोलॉजी के ऊपर नहीं डिपेंड करता, बट वर्ड हमने बायोलॉजी से पिक किया कि दैट इज इनहेरेंट। मतलब यहाँ पे जो भी लॉज है, प्रिंसिपल्स हैं, आइडियाज है, वो एक दूसरे को जाता है। मतलब एक से दूसरे को जा रहा है, दूसरे से तीसरे को जाएगा, ऐसे होगा। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, ये प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम के लिए हमें नेक्स्ट जनरेशन तक का वेट करना है क्या? नहीं, ये तो हम सबको दे सकते हैं, या फिर इसके लिए हम प्रिपेयर करवा सकते हैं बच्चों को। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद से पढ़ेंगे बिकॉज ये इंडक्टिव प्रोसेस में है। प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी, बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस को यूज करें अनुमान लगा के। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, कोई एक पर्टिकुलर एम को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे बच्चे काम करें। प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे यहाँ पे लॉजिकल आइडियाज को लगा रहे हैं, उनका लॉजिकल आइडियाज डेवलप्ड हो रहे हैं। टीचर्स रोल इन द मेथड, इन दिस मेथड और इन द मेथड। सो यहाँ पे टीचर्स का रोल तो मैंने बहुत बोल दिया कि टीचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा, बहुत सारे आइडियाज़ देगा आपके लिए। क्या बोलते हैं उसको, हमने ना बोलते हैं कि बच्चों को संयम में कैसे रखना है, मतलब एक पर्टिकुलर बिहेव कैसा करना है, कैसे उनको टॉलरेट करना है, कुछ चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, सब कुछ बच्चों को सिखाया जाता है, ये टीचर ही सिखाते हैं। बच्चे क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे, जैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चनिंग कर सके उसके लिए हम हेल्प करेंगे। समटाइम्स बच्चे बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो वी नीड टू सपोर्ट देम, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज वी आर द सपोर्टर्स, वी आर द गाइडर्स ऑल्सो। एंड सेम मीन टाइम पे हमें सिंपैथेटिक भी होना है, सिंपैथी भी दिखाना है। ऑलवेज उनको हेल्प करो, काउंटर कुप्स करो, कि बच्चों को जितने पॉइंट तक जो हेल्प हो सके, जितने पॉइंट तक वो डेवलप कर सके, उतने पॉइंट तक हेल्प करना चाहिए। जैसे कि ना एक चीज़ को छोटा होता है तो आप क्या करते हो, खींचते हो, बहुत ज़्यादा खींचातानी करके उसको मेकअप करते हो। वैसे सेम चीज़ बच्चों को अगर कोई पॉइंट पे आइडियाज़ नहीं लग रहा है या फिर वो वीक है, तो पहले उनको खींचो, उनके आइडियाज़ को और ज़्यादा बढ़ाओ, उसको समझाओ, जब तक पॉसिबल हो तब तक बताओ। उसके बाद अगर नहीं होता है तो दूसरे रिमेडियल मेथड्स यूज करो। बच्चों को ट्रीट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए और एक्टिव करने के लिए। बच्चों को डिजेबल्ड मत बनाओ, जो भी हम तो ट्राई करते हैं डिजेबल्ड बच्चों को भी आजकल पढ़ाने को, तो बच्चों को डिजेबल्ड नहीं बना रहे कि तुमसे नहीं होगा, ये चीज नहीं बोलना है, नेगेटिविटी कभी नहीं लाना है मन में कि हमसे नहीं होगा, हमसे सब कुछ होगा। पहले हम ट्राई करते हैं, मैक्सिमम ट्रायल्स के बाद ही हम बोल सकते हैं कि हमसे कितना हो पाया। ठीक है, अभी एडवांटेज जो पॉइंट्स आपने सीखा, दैट इज अ स्टूडेंट डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर, टेम्पर मीन्स वन काइंड ऑफ अवस्था बोल सकते हो, बच्चों में आइडियाज का एक अवस्था है। जैसे कि मैं साइंटिफिक पॉइंट्स में बहुत एक्टिव हूँ, आर्ट्स पे उतना नहीं हूँ, मैथ्स में वीक हूँ, ऐसा अगर मेंशन करते हो तो एक एक अवस्था हो गया, वैसा साइंटिफिक टेम्पर बच्चों में डेवलप होगा। इट मेक्स देम एग्जैक्ट एंड ब्रिंग्स देम क्लोजर टू ट्रूथ। बच्चों को हम एग्जैक्ट बनाते हैं जो चीज़ों के लिए उनका नीड है, एंड उनको एक पॉइंट तक ले जाते हैं, मतलब सत्य की तरफ ले जाते हैं। स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन पावर इज डेवलप, बच्चों का ऑब्जर्वेशन पावर, थिंकिंग एबिलिटी यहाँ पे एनहांस्ड होता है। दे डेवलप इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी टू वर्क हार्डर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कठिन कामों को करने के लिए भी उनको हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। दे डेवलप क्वालिटीज ऑफ एक्टिवनेस, बच्चे यहाँ पे एक्टिव होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस होते हैं। नॉट नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज अ सेल्फ डिपेंडेंट। ओके, सेल्फ, हम खुद पे ही डिपेंडेंट है, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। द मैथड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ, जो मैथड्स आप मतलब यूज कर रहे हो, वो मैथड ना बच्चों को उनके लाइफ के लिए तैयार करें, उनका जो फ्यूचर कमिंग लाइफ है उसके लिए। नॉलेज ऑब्टेन्ड इन मोर स्टेबल, बच्चों को स्टेबल फॉर्म में आप नॉलेज दे रहे हो। कंटेम्पलेशन, कॉम्प्लीमेशन बोल रही थी, सॉरी फॉर दैट। कंटेम्पलेशन एंड वर्किंग इंक्रीजेस और इंक्रीज इन द स्टूडेंट। कंटेम्पलेशन मीन्स वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक पहुंचना, दैट मीन्स आप एक पॉइंट पे हो एंड फटाफट आप इस पॉइंट पे आ रहे हो, दैट मीन्स इसका इन्फॉर्मेशन अलग था, इसका इन्फॉर्मेशन अलग है, ये जो मूवमेंट हुआ ना, दैट इज कॉल्ड कंटेम्पलेशन। एंड वाकिनिंग, आप एक तरफ से जागरूक हो जा रहे हो।
द होल वर्क इज completed इन द क्लास, सो देयर इज नो नीड फॉर होमवर्क। ये क्लास में ही कंप्लीट हो जाता है, तो होम टास्क नहीं देना है। लिमिटेशंस क्या है? इट्स पेस, रिदम, बिंग स्लो। ये मतलब आप बोल सकते हो ना, ये स्लो प्रोसेस है, वन काइंड ऑफ स्लो प्रोसेस है। इसके थ्रू करिकुलम कंप्लीट नहीं होगा, ये फिक्स टाइम पीरियड तक कंप्लीट नहीं हो सकता। द स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन। बहुत बच्चे यहाँ पे डिफिकल्टीज फेस करते हैं कंक्लूजन ड्रॉ करने में। देन टीचर हैज़ टू मेक स्पेशल प्रिपरेशन टू यूज़ दिस मैथड। बच्चों को तो आप हेल्प करोगे, तो बच्चों को हेल्प करने के लिए, बच्चों को इस मेथड के थ्रू कुछ बताने के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन चाहिए टीचर को। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर जॉइनिंग द क्लासेस। ये बच्चों को ज्वाइन करने के लिए कोई जगह पे, न्यू जगह पे या क्लासेस ज्वाइन करने में हेल्प नहीं करता है, ये पॉसिबल नहीं है। ये गुड लेबोरेटरी एंड गुड लाइब्रेरी आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड। इस मेथड में गुड लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी दोनों चाहिए। मोर मनी स्पेंड, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू लार्जर ग्रुप्स। बहुत सारे बच्चों को इस मेथड में पढ़ाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर वीक स्टूडेंट। जो बच्चे वीक हैं उनके लिए ये नहीं है। यस बोलिए। यस बोलिए।